रिप्रेजेंटेशन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पर्शन है कि डिस्पर्सन का फैलाव कितना है, इसको जानने के लिए एक मेथड लॉरेंस कर्व है। तो लॉरेंस नाम के एक महाशय थे, इन्होंने इस पर काम किया और उसके बाद इस लॉरेंस कर्व का ईजाद किया। बेसिकली इन्होंने किस लिए किया था ये, बिटवीन द इनकम की डिस्पैरिटी, कि इनकम ऑफ द पॉपुलेशन इज हाउ इट इज, you can say the what is the deviations among the income if there is an average value of income। अगर पूरे सारे पॉपुलेशन की एक एवरेज वैल्यू ऑफ इनकम निकाली जाए तो किसी की कम है तो किसी की ज़्यादा है, तो ये डिस्पर्शन, ये जो इसको एक उन्होंने ग्राफ की तरीके से प्रेजेंट किया रिगार्डिंग द डिस्पैरिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये काम लॉरेंस ने किया। ये कैसे बनती है कि एक सिंपल आपको जो आपको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होगा तो एक इस तरीके की लाइन 45 डिग्री से बनेगी, ठीक। 45 डिग्री से एक ऐसी लाइन बनेगी, मीन्स दैट इज द परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये लाइन होनी चाहिए कि जैसे जैसे पॉपुलेशन और इनकम बढ़े वैसे ही इनकम भी बढ़ती चली जाए और एक प्रॉपर लीनियर फॉर्म में कोई चीज़ हो रही है, देन देयर इज नो डिस्पैरिटी। इज इट क्लियर? तो वो लीनियर 45 डिग्री के हिसाब से इनकम को बढ़ने का प्रोजेक्टाइल सेट किया गया। अब इन्होंने जो कर्व बनाई, तो कभी भी आप उसको सर्च करें या देखें तो यू विल फाइंड, तो उसका जो फ्लो आया वो किस तरीके से आया, एज लाइक हाफ मून। तो ऐसे जो आपकी ये कर्व बनी हुई थी, इसके नीचे एक ऐसे अर्धचंद्र की तरीके से ऐसे किया गया हाफ मून एरिया। अब आपका ट्रायंगल बनाना, अगर एक ऐसे कर्व बन जा रही है और इधर आपकी जो है एक्स और वाई एक्सेस है, तो एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल के बीच में एक आपके लिए एक क्रिसेंट मून, एक मून की पिक्चर आप बनी, तो दैट वो कर्व जो कहलाती है, क्योंकि कहीं पर इनकम कम होती चली गई किसी लेवल पर और किसी लेवल पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जा करके हाई हो गया। तो इस साइड पर अगर हमारी पॉपुलेशन है, इस साइड पर पॉपुलेशन है, इधर इनकम है, तो इनकम के कॉन्टेक्स्ट में पॉपुलेशन का रिलेशन क्या एट द एवरी लेवल, ठीक। इससे ये लॉरेंस कर्व बनी हुई है, मीन्स द डिस्पैरिटी अमंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्लियर? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इस तरीके से, इसको एक दफ़े आप देख लीजिएगा, अगर अच्छे से आपको कहीं भी डिस्कस करना है, लिखने को आ जाए, देन यू आर एबल टू आंसर। नंबर 1। इसके बाद इससे आगे बढ़ करके इससे ही जुड़ा हुआ एक पॉइंट है कि दूसरे पर्सन आए, उन्होंने कहा हाँ ये तो पता चल गया कि डिस्पैरिटी अमंग द इनकम बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ, एंड इफ वी वांट टू नो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट व्हाट इज द पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन द परफेक्ट प्रोजेक्टाइल ऑफ द इनकम लाइन जो आप बना रहे हो, परफेक्ट लाइन, एंड द कर्व लाइन, ये जो कर्व है ये कितना नीचे चला गया, कितना फर्क है इस पॉइंट पर या कितना फर्क है इस पॉइंट पर, क्योंकि अगर कुछ अर्धचंद्र रेखा बन रही है तो कहीं पे कम होगी, तो कहीं और गहरी हो जाएगी, कहीं और गहरी हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, ऐसे ही बनेगी ना, सेमी सर्कल टाइप थोड़ा सा। तो अगर ऐसा कर्व बन रहा है वो, तो किसी पॉइंट पर उसका रिलेशन टूवर्ड्स परफेक्ट लाइन 45 डिग्री लाइन पर अलग होगा, किसी पॉइंट पर अलग होगा। इज इट क्लियर? किसी पॉइंट पर अलग होगा, किसी पॉइंट पर अलग होगा। अगर ये डिफरेंट पॉइंट्स पर अलग अलग होने वाला है, तो इसको जानने के लिए एक फार्मूला डेवलप किया गया, या एक ने ये थ्योरी दी, उनका नाम था गिनी, GINNI, उसको बोलते हैं गिनीज कोफिशिएंट। तो उन्होंने एक कोफिशिएंट वैल्यू डिराइव करी विद द हेल्प ऑफ सब फार्मूला, जो पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी डिस्पैरिटी है अमंग द परफेक्ट situation or the equal situation of income distribution between the लॉरेंस कर्व। इतना ही आप लिख लीजिए, जान लीजिए, इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा आपको उसमें फार्मूले में जानने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ठीक, तो लॉरेंस कर्व का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे यूज़ की जाती है बिटवीन द इनकम डिस्पैरिटी के लिए ये बनी थी। फिर ये बताती क्या है कि जो हमारा नॉर्मल रिलेशन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग द डिविएशन, उसका जो डिस्पर्सन है उसके बीच का रिश्ता इस पॉइंट पे कितना होगा, इसको जानने के लिए गिनी कोफिशिएंट है। बस इतना आपको मालूम होना चाहिए।
तो अगर कोई शॉर्ट नोट्स आपको आ भी जाए लॉरेंस करने तो बस वो बना दीजिए, और उसके बाद ये जो मैंने बोला ये एक पैराग्राफ में अच्छे से लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक, बाकी आप सर्च करके अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं इसमें। अब हम लोग के लिए अगली बात ये होगी, और स्टैंडर्ड डेविएशंस के कुछ क्वेश्चन भी आप लोग लगाइएगा, फार्मूले मैंने आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन पता नहीं दिया था कि नहीं दिया था, तो एक काम करिए, एक क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिए, इसको लगाइए जल्दी से। एक क्वेश्चन फटाफट लिख लीजिए, बाद में लगाइएगा, अभी नहीं, अभी तो हम लोग आगे कोरिलेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लिख लीजिए इसको। द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, 12, 18, 22, 26, 30, 32, 45, 50 and 55. The value of x, I am again repeating, 10, 12, 18, 22, 26, 30, 32, 45, 50 and 55. ये आपके लिए x की वैल्यूज है। Now you have to find out the standard deviation. अब आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। आप इसमें फार्मूला लगा दीजिएगा, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। एन यहाँ पे वो नंबर्स हो जाएंगे, इतनी बार ये हैं 10 से लगा के 55 तक कितने हैं इनको काउंट कर लीजिए, ये एन हो गया, और डिविएशन निकालिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए और आपको एस टी मिल जाएगा। मोस्ट सिंपल वन। ओके, यस आदित्य, यू हैव टू से एनीथिंग? ये बेटा आपका हैंड रेज दिख रहा था, कुछ कहना है आपको? लग रहा धोखे से हो गया होगा। चलिए, तो इसके दो फार्मूले मैंने आपको दिए थे, एक तो ये डिविएशन के थ्रू। यस, यू हैव टू से एनीथिंग। हाँ बोलिए बेटा। सर आपने जो क्वेश्चन आपने दिया है सर, हाँ इसे लास्ट अपडेट में सर, लास्ट क्लास में। यस, क्या बोल रहे हैं? लास्ट क्लास में सर आप दे चुके हैं क्वेश्चन ये। गुड, हाँ तो अच्छी बात है, तो उसको आप लोग लगा लीजिए। ठीक, इसीलिए तो मैं पूछ रहा था कहाँ तक हो गया है। तो इसको आप दोनों मेथड से लगाइएगा, मैं आगे दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। एक मेथड डिविएशन के थ्रू, दूसरा मेथड विदाउट डिविएशन। ठीक, जब वो डायरेक्ट एक्स वाला फार्मूला लगता है वो दोनों हिसाब से लगाइएगा। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कोई फर्क आता है, और इसको आप लगाइए, फिर उसके बाद मुझे आंसर बताइए या भेजिए, तो कल फिर इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। स्क्वीनेस भी आपके साथ डिस्कस हो गई, तो अब जल्दी से कोरिलेशन पर चलना चाहिए, जल्दी से जल्दी आपके कोर से रिलेटेड बातें ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। प्रैक्टिस बच्चों आपको करती चलनी है, मैं बोलता जा रहा हूँ। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फटाक से। कोरिलेशन, जैसा इसका नाम है, व्हाट इज द कोरिलेशन? द कोरिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अब दो तरीके के वेरिएबल हैं आपके पास, इन दो वेरिएबल्स के बीच में इज देयर एनी रिलेशन? क्या इनके बीच में कोई संबंध है? जब इस तरीके की स्टडी स्टार्ट होती है इन द स्टेट्स, देन इट इज द कोरिलेशन। वेदर इट इज एनी कोरिलेशन और नॉट, ये जानने का प्रयास होता है बिटवीन एनी बिटवीन द टू वेरिएबल्स और मोर देन टू वेरिएबल्स। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन। ठीक, बिल्कुल आसान शब्दों में बात कर रहे हैं, तो एक आध इसकी आपको छोटी सी डेफिनेशंस लिख लेनी चाहिए। लिखिए, कोरिलेशन मीन्स that between two series of groups of data there exists some causal connections। इस डिफिनीशन को दिया किंग, KING, किंग। Correlation means that between two series of groups of data there exists some causal connections। दूसरा देख लीजिए, दो डेफिनेशन होनी चाहिए, छोटी छोटी है बहुत। Correlation analysis attempts to
ये दूसरी डेफिनेशन है। कोरिलेशन एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप between variables. Correlation analysis attempts to determine the degree of relationship between two variables. और इस डिफिनीशंस को दिया है या लुन चाउ, YALUNCHOU। ठीक, तो ये दो डिफिनेशन आपके पास हो गई। और जैसा हम लोग सिंपली डिस्कस कर रहे थे कि कभी भी दो वेरिएबल्स के बीच में क्या कोई रिलेशन है, इसको जब जानने का हम लोग प्रयास करते हैं तो क्या होता है, वो कोरिलेशन होता है। इसी बात को एक डेफिनेशन के फॉर्म में भी आपने देख लिया। तो अब थोड़ा सा आगे और इसको हम लोग ले जाते हैं अपने डिस्कशन को। देन वी विल फाइंड कि कितने तरीके का कोरिलेशन हो सकता है। टाइप्स भी तो हो सकते हैं ना, कि इफ देयर इज कोरिलेशन देन इट इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। पहला पॉजिटिव और निगेटिव, लिखिए इधर पॉजिटिव और निगेटिव। सेकंड लीनियर और नॉन लीनियर। तीसरा मल्टीपल और सिंपल। पहला पॉजिटिव एंड निगेटिव, मतलब एक वेरिएबल अगर एक दिशा में बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी उसी दिशा में बढ़े, देन इट इज पॉजिटिव। एक वेरिएबल जिस दिशा में बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल उसी कंडीशन में अब घटने लग जाए, दूसरी दिशा में जाने लग जाए, देन इट इज नेगेटिव। गेटिंग? अगर एक वेरिएबल ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, दूसरा भी ऊपर की ओर जा रहा है, पॉजिटिव। एक नीचे की ओर जा रहा है, दूसरा भी नीचे की ओर जा रहा है, पॉजिटिव। आप इसको निगेटिव नहीं बोलेंगे, निगेटिव मीन्स द इनवर्स, कि एक चले पश्चिम की ओर तो दूसरा चले पूरब की ओर, निगेटिव। ठीक, तो डायरेक्शन के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव। अगला पॉइंट लीनियर एंड नॉन लीनियर। ये रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में लाइन के फॉर्म में हो सकती है या नॉन लीनियर भी हो सकती है, कि कुछ उसके ग्रुप ऑफ डेटा के ऑब्जर्वेशन ऊपर नीचे हो रहे हैं तो नॉन लीनियर हो सकती है। क्लियर है? सिंपल हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, इतने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे प्राइस और डिमांड, इस रिलेशन को क्या माना जाए बेटा? पॉजिटिव निगेटिव? जल्दी बताइए मुझे, तब मुझे कुछ कुछ आइडिया हो कि हाँ कुछ पल्ले पड़ रहा है। और आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, क्योंकि कोशिश मेरी है कि क्लास को बहुत इजी मोड में एकदम अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में लेके चला जाए। नथिंग टू मच बुकेस, ऐसी बहुत ज़्यादा किताबी बातें ना हो कि जिनको आप परेशान हो जाओ। वो तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, मुझे तो आसान करना है चीज़ों को आपके लिए। हाँ बताइए, प्राइस वर्सेस डिमांड, या ये इसका कैसा रिलेशन होगा? ये वेदर द रिलेशन तो होगा, ये तो मानेंगे आपकी नहीं होगा? प्लीज रिस्पॉन्स करते चलो बेटा, सोचो बात हो रही है ना, ऑफलाइन क्लास है। प्राइस और डिमांड के बीच में कोई रिलेशन तो होगा? यस सर। होगा। तो अब ये किस तरीके का होगा, पॉजिटिव की निगेटिव? अभी आपको मैंने बताया ना, कोरिलेशन, इफ वन वेरिएबल इज द प्राइस एंड सेकंड वेरिएबल इज द डिमांड। भाई डिमांड को भी आप न्यूमेरिक फॉर्म में कर सकते हो कि इस महीने में 500 पीस की डिमांड आई इस आइटम की, अगले महीने में 700 आई, उससे अगले महीने में 1000 आई, तो इट इज ए डेटा, और ये भी एक लाइन बना देगा। साथ ही प्राइस भी एक डेटा है, वो भी एक लाइन बना देगा कि इस महीने में 15 का था, फिर 17 का हुआ, तो 20 का हो गया, तो 18 का हो गया। जो चीज़ न्यूमेरिक फॉर्म में डिफाइन हो सकती है वो आपके लिए स्टेट्स का डेटा बनेगी, और जो स्टेट का डेटा बनेगा उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो सकता है, वो लाइन बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। तो ये दो तरीके के वेरिएबल्स आपके पास आ गए, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, प्राइस भी एवर चेंजिंग है, साथ ही साथ डिमांड भी एवर चेंजिंग है। तो इफ दीज टू वेरिएबल्स आर इंटर रिलेटेड, and I have get the answer from your class, that's yes sir, it is interrelated. Then what type of relation is this in the simple terms? अभी हम स्टैट्स की बात ही नहीं करते हैं, कौन सा फार्मूला लगाओ, क्या करो, किस तरीके की रिलेशन बेटा बनता है ये कॉमन सेंस में।
सर सर नेगेटिव। यस, नेगेटिव। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत में आपने पढ़ा है। कोई भी चीज़ हम खरीदने जाएं, आज 20 की है और हम 100 लोग हैं, और उसके बाद दूसरे दिन जाओ कहते हैं 25 की है, तो 100 में से तो 25 सोचेंगे इसको छोड़ो यार, दूसरी कोई देखो भाई, इन्होंने दाम बहुत बढ़ा दिए। तो जो प्राइस बढ़ेगा तो निगेटिव। ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है, ये आपने तो इकोनॉमिक्स में घुटा घुटा के पढ़ाई गई होगी आपको। पहला लॉ ही है डिमांड का कि इफ ऑल द थिंग्स आर कांस्टेंट देन इफ प्राइस इंक्रीजेस देन द डिमांड डिक्रीजेस। फर्स्ट लॉ डिमांड का। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स का मतलब एक जा रहा है ऊपर की ओर तो दूसरा जा रहा है नीचे की ओर, तो निगेटिव कोरिलेशन। इफ वी आर गोइंग टू टेस्ट द कोरिलेशन, तो ये कैसा रिलेशन है? निगेटिव। अभी तो मैं आपको हाथ से बता रहा था कि दोनों इधर जा रहे हैं तो दोनों इधर जा रहे हैं। अब आपके लिए उसका मैंने रियल लाइफ का एग्जाम्पल भी आपके साथ में कोट किया। ऐसे कुछ और चीजें हो सकती हैं कि जिनका कोरिलेशन हम लोग जान सकते हैं, जैसे टेम्परेचर विद द वूलन क्लॉथ्स। ये किस तरीके का रिलेशन होगा? पहले ये बातें तो समझ में आने लग जाए ना, तब हम लोग डेटा और स्टैट्स पे जाएंगे कि ये वेरिएबल्स होते क्या हैं और फिर इनका इफेक्ट क्या है। चलिए, लाइट भी आ गई आपके में, बड़ी अच्छी बात है। टेम्परेचर वर्सेस द वूलन क्लॉथ, ये कैसा कोरिलेशन है? रिलेशन तो है ना यार, तापमान का, गर्मी सर्दी का आपके ऊनी कपड़ों के साथ संबंध है? हाँ है। तभी तो इसमें कोई कोट पहने दिखाई नहीं देता, स्वेटर पहने दिखाई नहीं देता, और अभी अक्टूबर के बाद दिखने लगेंगे। तो किस तरीके का रिलेशन है? निगेटिव और पॉजिटिव? सर पॉजिटिव। अच्छा भैया, एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या ऊनी वस्त्रों की सेल बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, घटेगी। टेम्परेचर कम होगा तो ऊनी वस्त्रों की सेल बढ़ेगी, वूलन क्लॉथ्स की, इजंट इट? तो ये भी निगेटिव ही रिलेशनशिप है। वूलन क्लॉथ विद द टेम्परेचर, निगेटिव रिलेशनशिप। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऊनी क्लॉथ कम हो जाएंगे, टेम्परेचर घटेगा तो ऊनी क्लॉथ बढ़ेंगे। दोनों उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं, निगेटिव। सेम डायरेक्शन में जाएंगे देन इट इज पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ आती जा रही है? प्लीज बेटा, बात समझते आती जा रही है? एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, तो आपको ये पॉजिटिव और निगेटिव मुझे पहले एकदम डाल देना दिमाग। रेनफॉल बिटवीन द एग्रीकल्चर यील्ड, कैसा रिलेशन है? अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है कि बीज भी एक जैसा पड़ रहा है, मजदूरी भी एक जैसी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बाकी ऑल द थिंग्स आर कांस्टेंट, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द रेनफॉल एंड द प्रोडक्शन यील्ड? पॉजिटिव। यस, पॉजिटिव। अगर रेनफॉल इस हद से ज्यादा ना हो जाए कि बाढ़ हो जाए, ठीक, तो अगर रेनफॉल बढ़ रहा है तो आपकी यील्ड बढ़ेगी, बाकी चीजें अगर कांस्टेंट है। ये एक छोटा सा दिमाग में डाल के चलिए, तो फिर आगे जैसे आप इस पे काम करोगे तो आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? अब आगे बढ़ जाते हैं हम। हमने अगर ये जान लिया कि कोरिलेशन है और होता है, तो अब हम लोग इसकी वैल्यूज निकाला करेंगे। हाँ सर, निकालेंगे, क्योंकि अब तो फार्मूले के बगैर तो इसमें बात ही नहीं होती है, तो स्टैट्स है यार, बड़ा सर दर्द है। तो आगे बढ़ाते हैं हम लोग अपनी बात को। तो कोरिलेशन की जो कोफिशिएंट है कि एक के साथ में दूसरे का संबंध को नापने के लिए एक कोफिशिएंट है, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इसका नोटेशन होता है स्मॉल आर। देख लीजिए, स्मॉल आर से इसको नोटेशन करते हैं। इसको जब हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे स्मॉल आर, और इसकी वैल्यूज ऑलवेज लाइज बिटवीन, हमेशा किसके बीच होंगी? +1 to -1, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इससे ज्यादा हो जाएगी तो फिर को रिलेशन की बात नहीं है। ठीक, तो कोरिलेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा इन द टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट? +1 और -1। नाउ अब आपको पता चल गया कि ये +1 से -1 के बीच रहने वाला है। तो यार +1 से -1 के बीच में तो 0 से लगा करके और 100 तक की वैल्यूज हैं, 0.00 से लगा के 0.99 तक की वैल्यूज हैं, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव।
एग्री? तो अब इनमें कहां पर आकर के हमारा कोरिलेशन टकराता है, इसको भी जानने के लिए आप अभी से नोट कर लीजिए। तो थ्योरी के हिसाब से बहुत अच्छा है आपके लिए। इफ द वैल्यूज लाइज बिट, आपकी कहां पर है एक कोफिशिएंट की वैल्यू +1 और -1, देन यू कैन से दिस इज अ परफेक्ट कोरिलेशन। लिख लीजिए बेटा, थ्योरी से रिलेटेड बात है। अगर कोरिलेशन पर आपको लिखने के लिए आ जाए तो ये सारी बातें आपको डालनी चाहिए। टाइप ऑफ कोरिलेशन डालना चाहिए, एक दो जो मैंने डेफिनेशन लिखाई वो डालनी चाहिए, और एक आध एग्जाम्पल आपको क्योंकि अब आप तो उसमें न्यूमेरिकल अगर नहीं होता है, थ्योरी में आता है, तो फिर एक आध दो आपको एग्जाम्पल भी कोट कर देने चाहिए कि कैसे कैसे पॉजिटिव रिलेशन किन किन चीज़ों के बीच हो सकता है और निगेटिव किन किन चीज़ों के बीच हो सकता है। दो तीन एग्जाम्पल तो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इतने ही आप लिख भी सकते हैं। इससे आगे बढ़ जाते हैं कि अब हमने आपको वैल्यू बता दी कि +1 से -1 के बीच में होगा। एग्जैक्टली +1 और -1 हो एग्जैक्टली, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट कोरिलेशन। अब अगर वैल्यूज 0.75 से 0.99 के बीच हो ऑफ द कोफिशिएंट, मतलब आर की वैल्यूज 0.75 से लगा के 0.99 के बीच हो, इधर पॉजिटिव और निगेटिव, तो आपका कोरिलेशन कैसा होगा? हाई। परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट से थोड़ा नीचे है, हाई है। ठीक है। अब फिर आपकी वैल्यूज 0.5 से 0.75 के बीच है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, तो आपका कोरिलेशन कैसा है? मॉडरेट। अगर आपकी वैल्यू 0 से ज्यादा है और 0.5 तक है, इधर पॉजिटिव और निगेटिव, तब आपका कोरिलेशन कैसा है? लो। अगर कोरिलेशन के आर की वैल्यू 0 आती है, then you can say there is a no correlation or absence of correlation. तो ये जो आपने लिखा, व्हाट इज दिस? दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन। दिशा, डायरेक्शन पता चल रहा है हमको उसके पॉजिटिव या निगेटिव होने से, किन्हीं दो वेरिएबल के चलने की दशा की, एक अगर इधर चलता है तो दूसरा किधर चलता है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये कोरिलेशन है, और है तो किस तरीके का है, पॉजिटिव है या निगेटिव। अब ये इसकी डिग्री कितनी है, हाउ मच नियर डिग्री। इस डिग्री को जानने के लिए आपको ये दो तीन बातें बताई गई कि कोफिशिएंट के थ्रू आप ये जाने कि हाउ मच डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसका डिस्क्रिप्शन था ये कि इफ इट इज +1 और -1 देन इट इज परफेक्ट, इफ इट इज बिटवीन 0.75 to 99 either side then it is high, if it is between 0.5 to 0.75 either side then it is moderate, and if it is above 0 to 0.5 either side then it is low, और अगर वो 0 पे है then it is absence of correlation और no correlation। हो गई यहाँ तक की बात? इसमें बेटा कोई डाउट है? सबसे पहले एकदम पक्का करते चलिए, कोई डाउट यहाँ तक? प्लीज। यार रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही हो भाई, क्या दिक्कत नो है? सर। ओके ठीक, चलो। तो मुझे भी तो लगता रहे ना, हाँ चीजें कुछ चल रही हैं यार, वरना वो अ, खुद ही बोल के खुद ही सुन लिया मैंने, वो स्थिति हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि हाँ कोरिलेशन नाम की कुछ चीज होती है और उनमें दो का रिलेशन दिखा जाता है, और उससे हमको पता चलता है कि दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं कि दूसरी तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन एंड द डिग्री। यहाँ तक की बात हो गई कि किस हद तक। अब ग्राफिकल, अब दो तरीकों से इसको जाना जाता है, बड़े दो तरीके। एक ग्राफिकल, क्योंकि स्टैट्स है तो वो ग्राफ की प्लॉटिंग हो सकती है, तो हर जगह ग्राफ आ जाएगा आपके लिए। दूसरा मैथमेटिकल, क्योंकि अगर नंबर है तो उनमें कैलकुलेशन है। ऑलवेज जहां भी होगा आपको अधिकतर ये दो मेथड तो मिलने ही मिलने हैं हर चीज में।
तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग इसको कैसे जानेंगे? बाय द स्कैटर डायग्राम। बाय द स्कैटर डायग्राम और बाय द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। कि अगर हम इनको पिक्चराइज करें तो दो तरीके से जान सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ स्कैटर डायग्राम और बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। अगर मैथमेटिकल मेथड से जानने की कोशिश करें तो इसके कितने मेथड हो सकते हैं? तो लिखिए फटाफट। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, KARL, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दूसरा स्पीयरमैन्स, इस पूजा सोनी, हाँ प्लीज, यस पूजा, हैव यू से एनीथिंग बेटा? कुछ पूछना है? पूजा आपका हैंड रेज दिख रहा है बेटा, कुछ पूछना है? नो सर, नो सर। हाँ तो वो बटन गलत दब गया, उसको ठीक कर लीजिए। ओके, तो स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट और इसको हम लोग बोलते हैं रैंक कोरिलेशन मेथड। एक स्पीयरमैन थे, उनका नाम था स्पीयरमैन, उन्होंने इस मेथड को दिया और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं रैंक कोरिलेशन मेथड। रैंक का कोरिलेशन मेथड है। ठीक यहाँ तक हमारी आपकी बात हो गई। एक कार्ल पियर्सन का मेथड है, दूसरा रैंक का मेथड है जहाँ नंबर से करना है मुझको मैथमेटिकल मेथड से, और तीसरा है कॉन्करेंट मेथड ऑफ डिविएशन। कॉन्करेंट मेथड ऑफ डिविएशन। तीन तरीके के मेथड्स हैं जिनसे हम लोग मैथमेटिकली कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को जान सकते हैं। ठीक, पूजा जी अभी भी आपका हैंड रेज है बेटा, कौन सा बटन दबाया उसको ठीक कर लीजिए। ओके थैंक यू। तो इतने तरीके हो गए आपके। अब इन पर हल्के हल्के हम लोग अपने डिस्कशंस को फर्दर और आगे बढ़ाते हैं। स्कैटर डायग्राम। अब स्कैटर डायग्राम क्या है? स्कैटर डायग्राम मतलब कि जो भी आपकी एक्स और वाई वैल्यू हैं उनको आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दो, मतलब डॉट बना दो। इसको डॉट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप डॉट बनाओ, उनको आपस में मिलाओ हिलाओ मत, वरना आप मिला दोगे तो वो लाइन बन जाएगी, ठीक है, या कुछ और बन जाने लग जाएगा। आप केवल डॉट लगा लगा के छोड़ दो कि ये एक्स के डॉट हैं थोड़े बड़े या कुछ डिफरेंस करने के लिए, ये वाई के डॉट हैं तो उनको थोड़ा छोटा या दूसरा पेन इस्तेमाल करके, दूसरी चौक इस्तेमाल करके, ऐसे करके दो तरीके से डॉट्स को एक्स और वाई के आप बना दीजिए। तो कोई डॉट यहाँ पे एक्स का लगेगा तो कोई यहाँ लगेगा तो कोई वाई का इधर लगेगा, कोई कैसे भी लगे जैसा उनकी वैल्यू होगी, ऐसे ही एक्स का भी हो सकता है, तो ये स्कैटर हो जाएंगे, इसलिए इसको बोला जाता है स्कैटर डायग्राम। अब इनके थ्रू हम देखेंगे कि ये डॉट किधर हैं, कितने पास हैं, कितनी दूर हैं, किस तरफ जा रहे हैं। अगर केवल हमें ग्राफ से ही इजीली पता चल जा रहा है और जानने की हम कोशिश करें, आइडिया मिलने लग जाए, देन इट इज ए स्कैटर डायग्राम मेथड। ठीक, अब इसमें भी हम लोग देखेंगे किधर जा रहा है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये रिलेशन गोला गोला बन गया सब मिला के तो जीरो को रिलेशन है। समझ आता जा रहा है ना? तो डायग्राम हमको, ये जो स्कैटर डायग्राम है आपका जो डॉट बेस्ड है, तो ये आपको एक आइडिया दे देगा। इसको बोलते हैं हम लोग स्कैटर डायग्राम मेथड। दूसरा मेथड है आपके लिए ग्राफिकल मेथड। अब ये जो आपने डॉट बनाए हैं इनको आपस में जोड़ दीजिए, तो ये एक लाइन का फॉर्म ले लेंगे या एक ग्राफ का फॉर्म ले लेंगे। एक को आप सीधा बोल्ड लाइन से जोड़ दीजिए, एक को थोड़ा आप थिन लाइन से जोड़ दीजिए, या एक के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप करके जोड़ दीजिए, एक में कोई गैप मत छोड़िए एक्स और वाई को जोड़ते समय। तो ऐसा अगर आप करोगे तो दोनों वेरिएबल्स की प्रेजेंटेशन की लाइन आपको अलग अलग अच्छे से समझ आने लग जाएगी, और इस लाइन के थ्रू भी हम पूरी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज बिटवीन द
2 वेरिएबल्स। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरा मेथड ग्राफ मेथड। ठीक, ये दोनों मेथड आपके कौन से हैं? ग्राफिकल मेथड हैं। ठीक, जो ग्राफ की सहायता से पूरे होंगे। लेकिन इनमें बहुत हद तक आप डिग्री और बाकी चीजें नहीं जान पाएंगे, क्योंकि डिग्री के लिए तो वो वैल्यूज देता है कि इतने से इतने के बीच, इतने से इतने के बीच, तो आर तो इसमें मिलेगा नहीं। इसमें तो आइडिया मिल जाएगा बेसिकली आपको कि हाँ कोई को रिलेशन है। अब आर के लिए तो वैल्यूज वैल्यूज और फार्मूले आ जाएंगे। Means the basic idea regarding the direction of the variables, in which directions they are moving, and how much they are creating a distance between them, उनके बीच में distance कितना है, ये सारी बातों का हमको अंदाजा मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सारी बातों का हमको अंदाजा मिल रहा है तो when as a raw hand we can say, or we can just estimate on the basis of the pictures, is there any correlation or not, what is the degree and what extent it are, वो सारी बातें फिर आगे मैथमेटिकल में ही आप कर पाएंगे। ग्राफिकल में आप सिंपली एक आइडिया दे सकते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि ये दोनों बड़े पास पास जा रहे हैं, हो सकता है कि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को एक आध जगह इंटरसेक्ट कर दिया है, इसका मतलब इनमें कोई रिलेशन है, या एक इधर जा रहा है उधर जा रहा है। मतलब अब आपको आइडिया हो गया कि दिशा से रिलेटेड और डिस्टेंस से रिलेटेड कोरिलेशन के आइडिया आपको मिल जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। बट डिग्री से रिलेटेड या ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट कितना कोरिलेशन है, इसके लिए आपको मैथमेटिक्स पे ही जाना पड़ेगा। करेक्ट, मेथड आपके साथ सारे डिस्कस होने, इसलिए मैंने ग्राफिकल मेथड डिस्कस कर दिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने मैथमेटिकल फॉर्म पे आ जाते हैं जल्दी से जल्दी। और वो मैथमेटिकल फॉर्म है आपके लिए कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट। कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट के मेथड में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो एक कई सारे फार्मूले आएंगे बच्चा इसमें, तो बगैर किसी तरीके की घबराहट के आप आराम से नोट करते जाइए। मैं बहुत धीरे धीरे क्लास को लेके चल रहा हूँ, जिस जगह भी कोई डाउट आ जाए आपको फ्रीली आप पूछ लीजिए, ठीक, जिससे घर जाके आपको कुछ अलग से ढूंढना देखना ना पड़े। चलिए, तो कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट में सबसे पहला फार्मूला आपके लिए क्या है, R इज इक्वल टू, लिखिए R इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा मतलब सम टोटल, सम टोटल वाला सिग्मा बना रहे हैं यहाँ पर, सिग्मा डी सबस्क्रिप्ट एक्स मतलब एक्स का डिविएशन, डी सबस्क्रिप्ट वाई यानी वाई का डिविएशन, मतलब एक्स का डिविएशन मल्टीप्लाई बाय द वाई का डिविएशन। नोटेशन में आप लिखेंगे सिग्मा डी सबस्क्रिप्ट एक्स डी सबस्क्रिप्ट वाई अपॉन एन, एन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, मतलब n मल्टीप्लाई करेगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x से और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y से। n क्या है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो मैं अभी तक आपको बोला करता था x में ये सारी वैल्यूज है, तो अब अगर आपको कोरिलेशन निकालना होगा तो मैं x की भी वैल्यूज बताऊंगा, उसी के साथ साथ y वेरिएबल की भी वैल्यूज बताऊंगा। तो ये जो x और y वेरिएबल्स की वैल्यू आपको मिली, ये कितनी है, पेयर, पेयर में बोल रहा है, मतलब सबको एक साथ नहीं जोड़ना कि सारी एक्स की और सारी वाई की, पेयर में कितने पेयर है ये, ठीक, मतलब वही जो आप पीछे एन करते थे वही एन है ये एन। और फिर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है सबका, मतलब एक्स का, एक्स वाले वेरिएबल का और वाई वाले वेरिएबल का, वो यहाँ पर आएगा एन के साथ मल्टीप्लाई करते हुए डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिविएशन आएगा, मतलब जो भी आप मीन ले रहे हो एक्स का, एक्स वाले वेरिएबल का,
उसकी रेस्पेक्टिव एक्स के साथ क्या दूरी है, ये एक थर्ड कॉलम बन जाएगा। इस थर्ड कॉलम में का टोटल, तो सिग्मा डी एक्स हो जाएगा, ठीक, और सिग्मा डी वाई मतलब वाई वाले का टोटल। तो ये फार्मूला आपका रन करेगा, ठीक। कोई डाउट बेटा इसमें? नहीं ना? चलो, इसी फार्मूले को दूसरे तरीके से भी हम लोग लिखते हैं कि कहीं दूसरे तरीके से लिखा मिल जाए, तो आप घबराए ना, जल्दी से लिखो फटाफट। R इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई का स्क्वायर रूट। न्यूमरेटर में सिग्मा डी एक्स डी वाई आपको दोनों फार्मूले का सेम दिखाई दे रहा होगा, और न्यूमरेटर में जहाँ पर एन के साथ आपका मल्टीप्लाई करता हुआ स्टैंडर्ड डिविएशन आया था, उसकी जगह पर क्या आ गया है, सिग्मा डी एक्स डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर वाई, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक। तीसरा तरीका, इसी डी एक्स को ना लिख करके आप एक्स माइनस एक्स बार करके लिख दो। कभी कभार अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसने 3-4 तरीके के ये फार्मूले लिख दिए और आपसे पूछ लिया विच वन इज रॉन्ग। इसके लिए मैं केवल इसकी चर्चा आपके साथ कर ले रहा हूँ, क्योंकि एक हैं सारे वही, लिखने के सिर्फ तरीके अलग अलग हैं, तो इन पर एक दो बार आप जा सकते हैं अच्छे से ध्यान देते हुए, ठीक। तो ये तो 3 आपके लिए सिंपल तरीके के कार्ल पियर्सन के फार्मूले हो गए। अब इनमें आपको करना क्या पड़ेगा, स्टेप एकदम बिगिनर्स की तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं। व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू डू फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, कैसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको अर्थमेटिक मीन लेना पड़ेगा ऑफ रेस्पेक्टिव वेरिएबल, आर का या वाई का, जो भी सॉरी एक्स का या वाई का, ए बी सी जो भी उस वेरिएबल का नाम हो, उसका अर्थमेटिक मीन लीजिए। ये अब तक निकालना आपको आ चुका है, ठीक। फिर उसकी डी एक्स या डी वाई निकालिए, जो कि होगी एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार। डी एक्स के लिए हर एक नेक्स्ट आपका एक कॉलम बनेगा, उसमें मीन से एक्स की दूरी एक्स माइनस एक्स बार करके पूरा टोटल, नीचे टोटल हो गया। ऐसे ही अगर y का वेरिएबल आप अलग बना रहे हो तो y का वेरिएबल का टोटल x माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार एक अलग डी वाई क्रिएट करेगा वो। फिर आपको सिग्मा करना है डी एक्स और डी वाई का, मतलब क्या हुआ कि आपको डी एक्स और डी वाई का मल्टीप्लीकेशन करना है और उसका टोटल लेना है, ये एक अलग कॉलम है। मतलब पहला कॉलम वेरिएबल ऑफ एक्स, दूसरा कॉलम वेरिएबल ऑफ वाई, ऐसे बनेगा प्रेजेंटेशन, अच्छे से देख लीजिए। पहला वेरिएबल ऑफ एक्स, दूसरा वेरिएबल ऑफ वाई, ठीक। फिर तीसरा एक्स माइनस एक्स बार, एक्स आप अलग से निकाल के रखोगे वर्किंग नोट में, दिस इज द अरिथमेटिक मीन, वो आप कॉलम के ऊपर लिख दोगे एक्स बार इज इक्वल टू, और उसके नीचे लिखोगे एक्स माइनस एक्स बार, और ये वाला एक कॉलम आपका तैयार हो जाएगा विच इज डी एक्स, एक्स माइनस एक्स बार विच इज मीन द डी एक्स। चौथा कॉलम आपका तैयार हो जाएगा, अलग वर्किंग नोट में आपने बना के रखा हुआ है वाई का अर्थमेटिक मीन क्या है, तो वो वाई का अर्थमेटिक मीन आप ऊपर लिख दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए उसमें उसी कॉलम में कि दिस इज वाई माइनस वाई बार और डी एक्स, और फिर उस कॉलम में आप सारा उसका टोटल लगा दीजिए अर्थमेटिक मीन से रिस्पेक्टिव वाई का। तो आपका चौथा कॉलम तैयार हो गया, दिस इज द डी वाई। अब पांचवा क्या आएगा आपका लिए, डी एक्स इंटू डी वाई, ये एक कॉलम में करिए आप प्रॉपरली, तब जो वो एक कॉलम का टोटल मिलेगा आपको, पांचवें कॉलम का डी एक्स इंटू डी वाई का, इसका सिग्मा चाहिए आपको न्यूमरेटर में। इज ऑल ऑफ यू आर गेटिंग, सबको मेरी बात समझ आ रही है? कॉपी में बेटा बनाते जाओ। कॉलम नंबर 1 द वैल्यूज ऑफ एक्स, कॉलम नंबर 2 वैल्यूज ऑफ वाई, कॉलम नंबर 3 dx which is x minus x bar, column number 4 dy which is y minus y bar, column number 5 dx into dy,
तो ये जो आपके कॉलम 3 और 4 थे, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन पॉइंट वाइज पॉइंट, और बाद में इस पांचवें कॉलम का टोटल सिग्मा डी एक्स डी वाई, ये आपके लिए क्या बनेगा, न्यूमरेटर वैल्यू ऑफ द फार्मूला। ओके, अब डिनोमिनेटर चाहिए आपको, तो डिनोमिनेटर के लिए आप स्टैंडर्ड डिविएशन लगाना सीख गए हैं, सीख गए ना। तो अगर सीख गए हैं स्टैंडर्ड डिविएशन लगाना, तो आप डी एक्स का स्क्वायर बनाइए छठे कॉलम में, डी एक्स तो आपको पता ही हो गया है, डी एक्स का स्क्वायर बनाइए। सातवें कॉलम में डी वाई का स्क्वायर बनाइए, और फिर नीचे उनका सिग्मा कर दीजिए, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर एंड द सिग्मा डी वाई स्क्वायर। फिर इनको रेस्पेक्टिव एन से, वर्क नोट में इनको रेस्पेक्टिव एन से आप डिवाइड करिए, तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई मिल जाएगा। जब ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई आपको मिल जाए, तब उसको ला के अपने बेस फार्मूला में अप्लाई कर दीजिए। आर इज इक्वल टू, अब आपको न्यूमरेटर की भी वैल्यू मिल गई, एन आपको पता ही है, ठीक, और आपने स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल लिया, उनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो आपका आर आपको मिल जाएगा। ठीक, ऐसे आपको काम करना है बेटा, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब कोई अगर आपको डाउट आ रहा है, फार्मूला सामने रख लीजिए, जो भी आपने पिक्चर बनाई है उसको सामने रख लीजिए, फिर इजीली पूछिए एकदम जैसे मैं आपके घर पे बैठा हूँ। यस प्लीज, एनी डाउट? What it discussed regarding the application of the formula of correlation, is there is any doubt in any student's mind? प्लीज बच्चों, नहीं है तो आप इतना कह दीजिए नहीं है सर, तो मुझे थोड़ा इत्मीनान हो जाए। है बेटा? नो सर। ओके, तब एक ऐसा काम करते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर इसमें चीज़ें और आगे बढ़ेंगी, तो इसका आप बच्चों क्वेश्चन लिख लो और इसको ज़रूर लगा के भेजिए आप हमको। इसको मैं कल 100% डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक? तो आप ज़रूर से ज़रूर आप लोग भेजें इसको, कोशिश ज़रूर करें स्टैंडर्ड डिविएशन लगाने की, और इसमें तो अपने आप स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा सारा, ठीक? तो मैं वैल्यूज़ बोल रहा हूँ, उनको नोट डाउन करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। कल फिर इससे और आगे हम बढ़ेंगे कि और क्या क्या इसमें फार्मूले जनरेट होते हैं और दूसरे मेथड क्या हैं, ठीक? क्योंकि अगर आपका डिस्क्रिप्टिव बेटा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्टिव हुआ, तो कोरिलेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी आप प्रैक्टिस बेटा ज़रूर करें। फिर कोरिलेशन अगर आपने अच्छे से लगाया, तो आप देख लो अर्थमेटिक मीन की, स्टैंडर्ड डिविएशन की, अपने आप आपकी प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि इसके बगैर इसकी वैल्यू आपको मिलनी नहीं, ठीक? तो एक छोटा सा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम लोग की क्लास को आगे बंद करने का भी और कंटिन्यू करने का ऑप्शन ओपन रहेगा। लिखिए द वैल्यूज ऑफ एक्स, द वैल्यूज ऑफ एक्स, दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो x की वैल्यूज मैं आपको बोल रहा हूँ, लिखिए 23, 27, 28, अगेन 28, 28 दो बार है, 29, 30, 31, 33, 35 एंड 36। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 23, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 33, 35 एंड 36। क्लियर हो गया? कितनी हो गई बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं, 10 ही लिखी ना सबने, तो यही आपका n है। अब y की वैल्यू लिख लीजिए, y की वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू 18, फिर 20, 22,
27, 21, 29, 27, 29, 28 एंड अगेन 29। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई जन मिस ना करें, सारे लोग इसको लिखें और अटेम्प्ट करें। ठीक, 18, 20 वाई की हैं बेटा ये, 18, 20, 22, 27, 21, 29, 27, 29, 28 एंड 29। 10 इसमें भी हो गई आपके लिए, तो 2 कॉलम तो आपके भर गए। ठीक, अब इनके अर्थमेटिक मीन लेकर के आपको डी फाइंड कर लेना है, तो तीसरे चौथे हो जाएंगे। फिर उस डी का आपस में मल्टीप्लिकेशन करा देना है, तो 5वां कॉलम तैयार हो जाएगा, सिग्मा डी एक्स डी वाई वाला। फिर थर्ड का स्क्वायर कर लीजिए हर एक का, तो छठा कॉलम तैयार हो जाएगा। फिर y का हर एक का स्क्वायर कर लीजिए, ये जो dy है आपका, तो 7वां कॉलम तैयार हो जाएगा। फिर छठे 7वें की मदद से आप स्टैंडर्ड डिविएशन जान सकते हैं। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, आप फार्मूला अप्लाई करके r निकाल सकते हैं। क्लियर? अब बेटा कोई डाउट आ रहा हो कार्ल पियर्सन के यहाँ तक के डिस्कशन पर, तो उसको आप जल्दी से पूछ सकते हैं प्लीज। इफ देयर इज एनी डाउट तो उसको आप जल्दी से अभी मुझसे पूछिए और उसको सेटल करिए। सर यस, ये dx एंड dy का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद dx इंटू dy का स्क्वायर करना है। नहीं बेटा, dx और dy का मल्टीप्लाई करोगे तो उसका नीचे टोटल करेंगे आप उस वाले कॉलम का, तो ये तो मिल जाएगा सिग्मा dx dy। ये हमारा न्यूमरेटर है फॉर द पर्पस ऑफ द फार्मूला। फिर छठा कॉलम तो केवल dx का स्क्वायर करना है, ओनली dx का स्क्वायर। yes। और अगले वाले में आपको dy का स्क्वायर करना है 7वें कॉलम में, ठीक ना? 7वें कॉलम में आपको dy का स्क्वायर करना है, ठीक है ना? 7वें कॉलम में dy का स्क्वायर करना है। अब अगर 8वां कॉलम आप बनाओगे, आप कौन सा फार्मूला लगाने जा रहे हो? अगर पहला वाला लगाने जा रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन लेना है। ठीक उज्जवल जी, अगर आप पहला फार्मूला लगाने जा रहे हैं तो फिर आपको छठे और 7वें के हिसाब से स्टैंडर्ड डिविएशन लेना है, क्योंकि पहला फार्मूला बोलता है कि आपका न्यूमरेटर है n इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, तो पहला फार्मूला रन हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरा लगाने जा रहे हो, जो मैंने लिखा है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर रूट, तब आप 8वां कॉलम बना सकते हैं कि डी एक्स स्क्वायर का और डी वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके उसका सिग्मा लेना। अब आपने पूछ लिया है तो मैंने बता दिया, वरना अभी आप पहले ही फार्मूला अप्लाई करिए, दूसरे से मत लगाइए। कारण कि पहला फार्मूला लगाने में बेटा आपके स्टैंडर्ड डिविएशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये मैं चाह रहा हूँ। ठीक, तो पहला में पहले से लगाइए, ठीक है ना? फिर पहले से आपको थोड़ी ग्रिप तो आए, लगाने से कुछ प्रैक्टिस बने, कुछ इंटरेस्ट आए, तब आगे और दूसरे तरीके भी आप लगाएं। और ये तरीका आपको स्टैंडर्ड डिविएशन की भी प्रैक्टिस करवा देगा। कभी कभी स्टैंडर्ड डिविएशन का सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है लगाने के लिए, तो आप उतने ही ज़्यादा जो है इनेबल हो जाएंगे। करेक्ट, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक उज्जवल जी, एनी अदर क्वेश्चन बेटा? नो सर। एनीबॉडी, एनी अदर थिंग? किसी और को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? प्लीज, आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास है तो कोशिश करिए, आप लोग इसको ट्राई करिए और मुझे भेजिए। इसको मैं कल 100% डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक? क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन और बाकी सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आपकी जुड़ी हुई है। एंड गो विद द फार्मूला नंबर 1। चलिए फिर कल मुलाकात होती है। बहुत अच्छी मीटिंग थी आपके साथ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।